प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जे क्लासेस पर। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल हमने संविधान के 22 भाग के बारे में बात कर ली थी कि कौन सा भाग किस अनुच्छेद तक आता है। आज उन अलग अलग भाग की बात करेंगे और शुरू करते हैं भाग 1 से। कल आपने पढ़ लिया था कि भाग 1 के अंतर्गत क्या आता है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसमें 4 अनुच्छेद है, 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है भारतीय राज्य संघ एवं क्षेत्र की व्याख्या करता है। क्या कहता है? व्याख्या कहता है वो करता है अब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कंफर्म कर लेना इस बात को। पूरी तोड़ जोड़ के पश्चात भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। एक्सेप्टेड सवाल है, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। दूसरा क्या है? अनुच्छेद 2 कहता है संसद द्वारा किसी नए राज्य का गठन किया जा सकता है। आधार हो जाएगा विधिक यानी कानूनी आधार पर संसद द्वारा किसी नए राज्य का गठन किया जा सकता है, ये कहता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3 इससे जुड़ा हुआ, संसद द्वारा विधिक आधार पर किसी राज्य का नामकरण किया जा सकता है। ये 3 अनुच्छेद आगे, यानी कि तीनों के तीनों राज्य के निर्माण से, राज्य के गठन से आधारित है, ठीक है। आजादी के पश्चात के विषय को समझने चले तो भारत में नए राज्यों के प्रारंभ में 14/6 का कॉम्बिनेशन था। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। जब फ्रांस भारत से गया तो वो कुछ क्षेत्र जो उसके अधिकार में था वो भारत को जाते वक्त दे गया था, और उस अधिकार क्षेत्र को भारत ने पांडिचेरी के रूप में लिया और जिसे भारत ने अपना एक केंद्र शासित प्रदेश बना लिया। 1961 में भारत ने गोवा को अपने अधिकार में ले लिया, और भारतीय संघ राज्य का एक हिस्सा बनाया इन्हीं अनुच्छेदों के आधार पर, ठीक है। पहले भाग का एक हिस्सा चल रहा है। 1950 में एक समिति का गठन किया गया। समिति के अध्यक्ष थे एस के धर। इस समिति के अध्यक्ष है, इसी कारण से इस समिति को कहा गया धर समिति। और इस समिति का मूल उद्देश्य था कि क्या भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया जा सकता है क्या। उस समय भारत में एक मांग चल रही थी, और मांग थी तेलुगु भाषी जो लोग थे वो मांग कर रहे थे भाषा के आधार पर राज्य के गठन। और धर की समिति की रिपोर्ट ने इस बात का विरोध कर दिया और पूरी तरह से इसे नेग्लेक्ट कर दिया। उसने कहा कि भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं हो सकता। कांग्रेस ने इसके पश्चात, इसकी रिपोर्ट आने के पश्चात कांग्रेस ने 1951 में 3 व्यक्ति को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके साथ साथ सरदार पटेल और सीताजी पटामिया, पटामिया
इन 3 व्यक्तियों को लेकर 1951 में फिर एक समिति का गठन किया गया। आधार और कारण वही रहा कि क्या भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया जा सकता है। ठीक है, तो इस समिति का नाम था JPJVP। इन तीनों व्यक्तियों के प्रारंभिक नाम दिए गए जवाहर, वल्लभ और पटमैया। JVS को सीता भी पटमैया। और इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा कि भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। जब कांग्रेस द्वारा गठित समिति ने, और ये जो पहली समिति थी, दर समिति, इसके गठन का आदेश उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया। तो 2 समिति, एक दर समिति और एक कांग्रेस की समिति ने इस बात का विरोध कर दिया कि भारत में भाषाई आधार पर किसी राज्य का पुनर्गठन होना नहीं चाहिए। तो इसके पश्चात तेलुगु लोगों का भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग के लिए एक व्यक्ति जो संचालन कर रहे थे पूरे इस मंत्र का, उनका नाम था रामानु। इस व्यक्ति ने 58 दिन का आमरण अनशन कर दिया। और 58 दिन के आमरण अनशन के पश्चात, अनशन के कारण ही इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात सरकार दबाव में आई और भारत में पहली बार भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन हुआ। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में घोषणा कर दी। एग्जैक्टली गठन हुआ 1953 में। भारत का भाषाई आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। इसका गठन हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी 1951 में घोषणा कर दी थी और 1953 में ये बना पहला राज्य। एक्सेप्टेड सवाल है, आपसे पूछ सकता है। इस तरह से मैंने पहले बात की, व्याख्या आपसे कर ली, जिसके अंदर संघ एवं राज्य का क्षेत्र होता है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक हो तो बताओ। अब दूसरे भाग के अंदर मैंने आपको बताया था कल, दूसरे भाग के अंदर क्या आएगा? नागरिकता। संविधान का भाग 2 विषय है नागरिकता। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11। ठीक, अब इसमें आधार बनाया गया कि किन किन आधारों पर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, तो विषय है ऐसे विषय जिनके आधार पर व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल सकती है। पहला आधार है जन्म, जन्म के आधार पर। दूसरा आधार है वंश। तीसरा आधार है देशीकरण के आधार पर। चौथा आधार है पंजीकरण के आधार पर। और 5वां आधार है भू विस्तारण के आधार पर। ये 5 आधार बनाए गए जिनके आधार पर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल सकती है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये हमने इंग्लैंड से लिया हुआ है। कारण समझिए कि कोई व्यक्ति एक साथ 2 देशों की नागरिकता, भारत की और किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो स्वतः ही उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो ये 5 ऐसे बिंदु है जिनके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है अथवा नहीं है। पहला जो पॉइंट इसमें दिया गया है जन्म के आधार पर, जन्म लिखा हुआ है जन्म के आधार पर। इसका मतलब है कि 1950 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। उसके पश्चात अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। समझ में आई बात? यह एक अपवाद है, खोज है, कंडीशन है। कुछ विदेशी नागरिक तो भारत में आ जा रहे हैं, क्यों? कुछ विदेशी नागरिक भारत में नौकरी भी कर रहे हैं, उनके दूतावास है भारत में, वो परिवार के साथ यहाँ रह रहे। तो ऐसा नहीं कि अगर उनके बच्चे भारत में जन्म लेंगे तो उन्हें जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगी, ये अपवाद मान के चलना। समझ में आ गया? अभी बताना इसमें संशोधन हुए हैं 3, 4, 5, 6, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन जब आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। पहला जो मैंने आपको आधार बताया
वो जन्म के आधार पर हुआ। ठीक है, आपसे पूछ सकता है नागरिकता अधिनियम भारत में कब आया? तो भारत में प्रथम नागरिकता अधिनियम कह सकते हैं आप, अधिनियम 1955 में आया। इसमें संशोधन होते रहे बहुत सारे। इसमें एक संशोधन 2019 को हुआ है लास्ट, ये संशोधन है, याद रखना। ये हर बार कितने भी संशोधन होंगे भी कहा जाएगा 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन। तो 2019 में आने वाला संशोधन 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन हुआ है, और इससे पहले 2 बार हो चुका है। 1955 के बाद 1986 में, एक बार 86 में हो चुका है, 1986। हाँ सॉरी, पीछे तो जाकर कोई कर नहीं सकता, तो की बात आगे होगा। एक बार 1986 में और एक बार 1952। लेकिन हम आज बात करेंगे, फिलहाल बात करेंगे हम इसके बारे में बात करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे, इसके आधार पर संशोधन मिला। बात करेंगे, पहला तो मैंने कहा जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश। यदि किसी व्यक्ति का माता अथवा पिता भारतीय है और वो उनकी संतान है, तो वंश के आधार पर भी उस व्यक्ति को वहां की नागरिकता मिल सकती है। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया? तीसरा है देशीकरण। कोई व्यक्ति हमारे देश का ही है लेकिन वो बाहर रह रहा, जब तक वो किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार नहीं करता तब तक वो भारतीय नागरिक ही रहेगा। यह है देशीकरण के आधार पर। ठीक है, एक लंबी अवधि तक भारत में रहने के कारण भी मिल सकती है। अगर कोई भारत में एक लंबी अवधि से रहे, 2019 का भारत जो है नागरिकता देने आएगा, उसमें ऐसी कंडीशन लग रहा है। बात कर रहे हैं पंजीकरण। ये वो पॉइंट है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। पंजीकरण, वो विदेशी है लेकिन वो पंजीकरण कराए और भारत का नागरिक हो जाएगा। जो मूल संविधान था और 1955 का अधिनियम था, वो ये कह रहा था कि 5-6 माह तक तो भारत में रह रहा हो, 6 माह पूर्व पंजीकरण से, और पंजीकरण के 5 वर्ष तक भारत में रहे तो उसके पश्चात तो भारत का नागरिक हो जाएगा। समझना, पंजीकरण की कंडीशन में वहां मिलावट से जो 1955 का अधिनियम है वो कह रहा था कि 5 माह प्लस 5 वर्ष कंडीशन रेडी कर जाएगा तो भारत का नागरिक हो जाएगा पंजीकरण करा के। अब जो मूल 2019 का संशोधन है वो ये कहता है कि 1 वर्ष तो पहले रह रहा हो, 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो, जब पंजीकरण कराने गया उस समय 1 वर्ष तक भारत में रह चुका हो और अगले 11 वर्ष तक भारत में रहे, उसके पश्चात से भारत का नागरिक माना जाएगा। उन 11 वर्ष में, यानी कि इस समय के 5 वर्षों में या अगले 11 वर्षों में उसका भारत के प्रति व्यवहार देखा जाएगा, वो किसी देश विरोधी किसी गतिविधि में सम्मिलित ना हो, भारत की संप्रभुता राष्ट्रीयता किसी प्रकार से उससे हानि ना पहुंचे, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी पंजीकरण के आधार पर। आप जानते हैं अदनान सामी को मिली थी, बहुत फेमस नागरिकता है, पाकिस्तानी गायक है। और अगला है भूमिस्कारण। अगर किसी क्षेत्र को भारत की सीमा के अंदर, पहला भाग पहले में था मैंने, भारत के अंदर मिला दिया जाए, कोई स्वेच्छा से मिले, संवैधानिक आधार पर मिले, भारत की संसद उसे भारत में मिलने का प्रावधान पेश करे और वो भारत का अंग हो जाए, तो वहां रहने वाले सभी नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक होंगे, यानी सभी नागरिकों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं? इस तरह से भारत की नागरिकता प्राप्त करने के ये 5 तरीके हैं। ठीक है, जैसे नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं, ऐसे ही नागरिकता चले जाने के भी तरीके हैं। किससे नागरिकता छीनी जा सकती है? ये तो नागरिकता प्राप्त करने के होगी। इसी के अंदर अगर हम समझे कि नागरिकता किससे छीनी जाएगी, तो नागरिकता उससे छीनी जाएगी, पहला कारण है कि स्वतः ही त्याग पत्र दे दे। माने कोई व्यक्ति भारत से अलग किसी अन्य देश की नागरिकता लेगा तो भारत की नागरिकता से त्याग पत्र दे दिया तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, देश के विरुद्ध किसी गतिविधि में सम्मिलित है तो न्यायालय की कार्रवाई द्वारा उसकी छीनी जा सकती है। तीसरी,
अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, माने अगर वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसके अपने देश की नागरिकता यानी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये 3 कारण हैं नागरिकता चले जाने के। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होता? कोई डाउट नहीं? ठीक समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार मैं ऑडियो चेक कर लूँ बस, ऑडियो कनेक्ट है कि नहीं। है, ठीक है, ठीक हो गया। दूसरा भाग समाप्त। अब बात करते हैं तीसरे भाग। तीसरे भाग के अंदर इंपोर्टेंट है तीसरा भाग। क्या है सर तीसरे भाग के अंदर? मौलिक अधिकार। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों की बात करता है। मौलिक अधिकार कहां से लेंगे? कल बताया था मैंने। ये लिए सर अमेरिका से, कल बताया था। एक्सेप्ट में सवाल पूछा जा सकता है। ठीक, अब इनका जो क्षेत्र है वो कितना हो गया? 12 से 35। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार। ठीक, प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे। 44वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन आपसे साल पूछ सकता है। 44वां संविधान संशोधन 1976 1970 में संपत्ति के अधिकार को यहां से निकालकर पहुंचा दिया गया कानूनी अधिकार। कहां था ये था 19F में। पहले ये 19F में रहा करता था। अब इसको यहां से उठाकर 300 क्या में ले गए और ये संपत्ति के अधिकार से कानूनी अधिकार बन गया। बोलो समझना है क्या बात? ठीक है, इसका मतलब है कि मौलिक अधिकारों में संवैधानिक दृष्टि से संशोधन किया जा सकता है। बात समझ में आई? मौलिक अधिकारों में संवैधानिक दृष्टि से संशोधन संभव है। अब मौलिक अधिकारों के अंदर चलते हैं और मौलिक अधिकारों के अंदर अब हमारे पास कितने बच गए? 1 निकल गए। कितने बचे? 6। पहले 7 थे, अब 6 हो गए। और इन 6 में पहला है समता अथवा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या कहता है सर? इसके कुछ खंड है अलग अलग। ये 14 से स्टार्ट हो जाएगा। ये समता एवं समानता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 14 में है। इसका पहला पार्ट आ जाएगा, इसे अनुच्छेद 14 में डाल दो आप। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। माने क्या बच्चों? अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक को कानूनी अधिकार पर समान कानूनी अधिकार प्रदान किए जाएंगे। यानी कि उसे अपने किसी भी धर्म, जाति, अटरम शटरम के आधार पर किसी कानून से वंचित नहीं किया जा सकता अथवा दंड के लिए उसे अलग से प्रावधान नहीं दे सकता। सबके लिए एक समान कानूनी अधिकार और एक समान दंड का प्रावधान है। ये कहता है समानता का अधिकार। चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ण का हो, इसका कोई मैटर नहीं है। ये पहला कहता है समानता का अधिकार। बोलो समझ में आया? विधि के समक्ष। ठीक है। नंबर 2 अनुच्छेद 15 में इसे इसका खेमानिया धर्म के आधार पर समानता। माने क्या है इसके अंदर? इसके अंदर है जाति, लिंग, भेद, धर्म। किसी व्यक्ति को जाति, लिंग, भेद, धर्म के आधार पर भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी धर्म से वंचित नहीं किया जा सकता। माने कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। ये कहता है अनुच्छेद 15। 14 लिख दिए हैं। अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर समानता। बोलो समझना है क्या बात? पहला विषय मैंने आपको इसमें बताया समता के अंदर विधि, दूसरा है धर्म, तीसरा है लोक नियोजन अनुच्छेद 16।
अनुच्छेद 16 कहता है कहे गए लोक नियोजन के आधार पर समानता। ये क्या कहता है? ये कहता है भारत में किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग अथवा भेद के अंतर्गत किसी पद पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता अथवा किसी पद पर नियुक्ति के लिए भेदभाव नहीं किया जा सकता। समझ में आई बात? अगर किसी पद पर नियुक्ति है तो ये नहीं हो सकता कि वो स्त्री है पुरुष है, इस आधार पर उसे नियुक्ति से वंचित किया जा सकता। ये नहीं हो सकता कि वो किसी और जाति वर्ग का है, इस आधार पर उसे वंचित किया जा सकता हो, या उस पद पर किसी दूसरे व्यक्ति को ज्यादा महत्व प्रदान किया जाए। यहाँ एक खोज आ गए, अपवाद आ गए। अपवाद क्या है? अपवाद है अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। इनको मिलने वाला आरक्षण इस पॉइंट को थोड़ा सा काट रहा। सोच के चलो, एक ही पद पर अनुसूचित जनजाति, जाति अथवा पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति का कम नंबरों पर भी चयन हो सकता है और सामान्य वर्ग के व्यक्ति का हो नहीं सकता। तो ये इस पॉइंट का अपवाद है, इसे आप मान के और समझ के चलो। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नहीं, अब अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को निषेध मानता है। माने क्या है? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। भारत में दशकों तक ये लोगों के अंदर भावना रही कि ये व्यक्ति नीची जात का है, ये ऊंची जात का है, इसने मुझे छू लिया है, मैं इसे छू नहीं सकता, या इसके द्वारा छुई गई किसी अन्य चीज को नहीं छू सकता। ऐसी भावना को छुआछूत की भावना कहा जाता है, अस्पृश्यता के अंदर आता है। अगर किसी व्यक्ति ने इस एक्ट के अंतर्गत किसी व्यक्ति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया छुआछूत की दृष्टि से, तो उसे भारतीय संविधान के कानून का उल्लंघन माना जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सख्त धारा। बोलो समझ में आएगा? आखिरी पॉइंट इसका है उपाधि, अनुच्छेद 18। क्या कहता है? ये कहता है कि भारत में कोई व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर अपनी उपाधियों का प्रयोग जब वो उस पद पर नहीं है तब नहीं कर सकता। अगर छोड़ दिया जाए, दो खोज है इसमें, एक तो सेना का और एक शिक्षा का। अगर शिक्षा में और सेना में कार्यरत किसी व्यक्ति को कोई उपाधि मिली हुई है तो वो अपने नाम के साथ प्रयोग कर सकता है। आप देखते हैं कोई कर्नल है, कोई जनरल है सेना का, तो वो अपने नाम के साथ कर्नल फलाना सिंह प्रयोग करता है। और शिक्षा में अगर किसी ने डॉक्टरेट कर ली तो अपने नाम के साथ डॉक्टर का प्रयोग करता है, चाहे वो पद पर हो, कार्य पर हो अथवा ना। ये खोज है कि इनमें प्रयोग कर सकता है वो फला व्यक्ति, ठीक है। तो अन्य कोई व्यक्ति जो है उपाधि का प्रयोग नहीं कर सकता। प्लस अगर किसी व्यक्ति को कोई पुरस्कार, कोई उपाधि भारत से बाहर से मिल रही है तो उसे प्राप्त करने के लिए पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। ये आपका सारे के सारे समता अथवा समानता के अंतर्गत आते हैं। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? इसके बाद बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पहला पार्ट हो गया समता अथवा समानता के अधिकार के अंतर्गत, किसके अंदर चल रहा है? मौलिक अधिकार के अंदर। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 के खंड है, अलग अलग खंड में इसके बारे में बोल रहा है। अनुच्छेद 19A फर्स्ट में आ गया 19A, यह बोलने की स्वतंत्रता एवं प्रेस की स्वतंत्रता किसके अंदर ही आती है? ये कहता है कि भारत में आप देखिए लगातार कोई भी देश के विरुद्ध भी बोल रहा
ठीक है, सबको आजादी है बोलने की। वो 19A के अंदर अथवा 19K के अंदर अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर आती है 19K के अंदर। इसमें यह है कि कोई व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्रता से रख सकता है, बोल सकता है, ये सब के सब 19K के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इसी का दूसरा पार्ट है 19B। अनुच्छेद 19B कहता है कोई व्यक्ति हथियार विहीन सभा का आयोजन कर सकता है। साथ में हथियार विहीन एवं शांतिपूर्ण कर देना है। शांतिपूर्ण सभा, समझिए। सपोज करो मुझे किसी विचार को लेकर मेरे मन में कोई विचार आया, मैं कोई सामाजिक कार्य करना चाहता हूं और ये संभव नहीं कि वो सामाजिक कार्य मैं अकेला कर लूं, तो मैं बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर चल सकता हूं। और बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर चलूंगा तो पहले उन्हें अपना विचार से प्रेरित और समझाऊंगा, तो उसके लिए मुझे सभा का आयोजन करना पड़ेगा। परंतु वो सभा शांतिपूर्ण हो, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न फैलाए, प्लस हथियार भी उसमें किसी प्रकार के हथियार का प्रयोग न किया जाए। ये अनुमति देता है स्वतंत्रता का 19B। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है अनुच्छेद 19C। संघ के निर्माण की अनुमति, माने कोई व्यक्ति किसी संघ अथवा संगठन का निर्माण कर सकता है। भारत में हम सामाजिक कार्य के लिए बहुत सारे संघ और संगठन का निर्माण करते हैं। आप देख रहे हैं अपने गांव में भी कई ऐसे संगठन बना रखे हैं। ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 19C इस बात का समर्थन करता है कि कोई व्यक्ति संघ का निर्माण कर सकता है, बशर्ते उसके पीछे उसकी कोई गलत भावना ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी का चौथा पार्ट है अनुच्छेद 19D। कोई व्यक्ति संपूर्ण भारत में कहीं भी आ जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण भारत में कहीं भी घूमने की, कहीं भी आने की, कहीं भी जाने की पूरी आजादी है। ये अनुच्छेद 19D दे रहा है। बोलो भाई, कोई दिक्कत है क्या? बोल हो रहे क्या? दीपांशु बोल तो नहीं हो रहे? अगर आने जाने की अनुमति है तो अनुच्छेद 19E रहने की भी अनुमति है, अथवा निवास की। ये तो हो गया आने जाने के लिए, भैया आप कहीं भी आ जा सकते हैं पूरे भारत में। और ये रहने अथवा निवास की अनुमति है। कोई व्यक्ति संपूर्ण भारत में कहीं भी रह सकता है और कहीं भी निवास कर सकता है। निवास करने के लिए जमीन ले सकता है और अपने लिए घर बना सकता है। जो मूल संविधान था उसमें यहाँ एक कोड लगा हुआ था, एक स्टार लगा हुआ था, एक अपवाद लगा हुआ था। मूल संविधान, जब मैं मूल संविधान बोलूं तो आप वही जो 1950 में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और जो अंगीकृत किया गया वो 26 नवंबर 1949 को, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मूल संविधान में एक कोड लगा हुआ था। वो कोड ये था कि जम्मू एंड कश्मीर में हम निवास नहीं कर सकते, जो जम्मू कश्मीर से अलग राज्य है, वो यहाँ स्टार लगा हुआ था। जैसे ही 370 अमेंडमेंट में संशोधन किए गए तो वो स्टार यहाँ से मिट गया। अब संपूर्ण भारत का व्यक्ति भी जम्मू कश्मीर में रह सकता है। तो अब ये पूरी तरह से शुद्ध हो गया कि कोई व्यक्ति कहीं भी रह सकता है। बच्चों 19F यहां से गायब हो गया। अनुच्छेद 19C आ गया। F वही था जो मैंने आपको बताया कि वो संपत्ति का अधिकार था, और संपत्ति का अधिकार जो है यहां से बात किया। ठीक है, वो चला गया कानूनी अधिकार में। तो यहां से अब ये बस समझना कि E के बाद G आ गया, तो मुझे इंग्लिश अल्फाबेट नहीं आते, वो मैंने दिखा दिया कि वो मिस हो गया। ठीक है, ये है व्यापार की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कोई व्यक्ति संपूर्ण भारत में अपनी आजीविका के लिए कहीं भी किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकता है, छोटा सा खोज। ठीक है,
बस वो कानूनी गतिविधियों के विरुद्ध ना हो। छोटा सा पोज ये है कि वो कानूनी गतिविधियों के विरुद्ध ना हो। जैसे कुछ ऐसे व्यापार हैं जिनको लाइसेंस के आधार पर ही हम कर सकते हैं, तो उसके पास संवैधानिक अनुमति होनी चाहिए। अब आप मुझे कहोगे सर आपने तो कहा था कि कोई व्यक्ति अपनी जीविका चलाने के लिए कहीं भी व्यापार कर सके, और हमारा स्टैंड पर पौवा बेचना शुरू कर दिया, तो आपके पास संवैधानिक अनुमति नहीं है, उसके लिए लाइसेंस होना जरूरी है, आप कानूनी धाराओं में गिरफ्तार किए जाएंगे। व्यापार कंडीशन के अकॉर्डिंग करना, ठीक है। आप चले गए बिहार में शराब बेचने के लिए तो पकड़े जाओ, क्योंकि वहां अनुमति नहीं। मीट शॉप अगर आप चला रहे हैं तो उसके लिए भी आपको वैधानिक अनुमति लेनी पड़ेगी और लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। वो भी एक व्यापार है, लेकिन कंडीशन अप्लाई, उस कंडीशन के तहत आपको कार्य करना पड़ेगा। इस तरह से मैंने यहाँ दूसरे भाग के बारे में भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं तीसरे भाग के बारे में। मौलिक अधिकारों के दो भाग मैंने समाप्त कर दिए, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और अब तीसरा आ गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अब तीसरे में चलते हैं, शोषण के विरुद्ध। हाँ भाई क्या? हाँ कोई बात नहीं, समझ लो तो हो जाएगा। ज्यादा मुश्किल ना है, तुम्हें ऐसे लग रहा, तुम्हें अजीब से लग रहा है, लेकिन हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। इसी में बात करते हैं। समता के अधिकार में 2-3 नियम और उन्होंने दिए हैं। एक उन्होंने दिया है अनुच्छेद 20, इसी के अंदर चल रहे हैं हम चल रहे हैं अभी। समता का अधिकार होगा स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 के बारे में बात करी, अनुच्छेद 20 के बारे में बात करी। अनुच्छेद 20 हमसे कहता है अगर किसी व्यक्ति को न्यायपालिका द्वारा दंड का प्रावधान हो गया, अगर किसी व्यक्ति को न्यायपालिका द्वारा दंडित किया गया है, तो वहां अनुच्छेद 20 उस व्यक्ति के फेवर में या उसके समर्थन में 3 बातें कहता है। पहली बात यह कहता है कि एक अपराध के लिए एक दंड दिया जाएगा। जी आप समझ सकते हैं कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने एक बार अपराध किया है तो उस अपराध के लिए उसे एक ही बार दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उस व्यक्ति को एक अपराध के लिए बार बार सजा दी जाए। ठीक है, क्लियर हो गया? दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है उस व्यक्ति के लिए कि जब उसने अपराध किया, अपराध के समय उस अपराध के लिए दंड मान्य होगा। इसी समझो आप जरा कि क्या कह रहा है ये नियम। आपसे ये कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने जब अपराध किया उस समय उस अपराध के लिए जो दंड था वही उसे न्यायालय में दिया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि उससे पूर्व उस अपराध के लिए क्या दंड दिया जा सकता था या वर्तमान समय में उस अपराध के लिए क्या दंड है। इन दोनों बातों को नेगलेक्ट किया जाएगा। समझ में आ रही बात? सपोज करो किसी व्यक्ति के लिए यौन उत्पीड़न का मामला चल रहा है और मामला चल रहा है 2014 का, समझ रहे? उसने यौन उत्पीड़न किया 2014 में और वो न्यायालय में लंबित है उसका मामला। आज यौन उत्पीड़न के लिए जो भारत में वर्तमान समय में है 2014 से अलग कानून व्यवस्था है, अलग दंड है। तो आज के नियमावली के आधार पर उसे उस समय के अपराध के लिए दंड दिया जाएगा। नंबर 2 कह रहा है। समझ में आ गई बात? नंबर 3 अनुच्छेद 20 का ही किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। माने कोई व्यक्ति अगर न्यायालय में अपराधी सिद्ध भी हो जाता है तो उस व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध बयान देने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 20 कह रहा। बोलो समझे कि नहीं समझे? हाँ
नहीं, वो मुझे ये बात, अगर मैंने कोई अपराध किया है तो उस अपराध में अपने विरुद्ध बयान देने के लिए कि मैंने अपराध किया है, इसके लिए मुझे बाध्य नहीं कर सकता। हाँ, स्वेच्छा से मैं इस बात को स्वीकार कर लूं वो अलग मुद्दा है, लेकिन न्यायालय का ये 20 का तीसरा पॉइंट इस बात का समर्थन कर रहा कि वो व्यक्ति अपने विरुद्ध किसी भी प्रकार की उसे बाध्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 21 पर आए हम तो प्राणदेहिक स्वतंत्रता का, इसी में चलते हैं, अभी हम चल रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 ये है प्राणदेहिक स्वतंत्रता। ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी स्थिति में व्यक्ति को अपने प्राणों के संरक्षण से बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 इस बात को कहता है। ठीक है, जितने भी मौलिक अधिकार है सारे के सारे आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत सारे रद्द हो जाएंगे, केवल दो बचेंगे, एक अपने प्राणों की और दूसरा व्यक्ति को स्वतंत्रता का। उसके अलावा सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे स्वतः ही आपातकाल की स्थिति में, लेकिन दो बचेंगे, एक प्राणदेही। अब अनुच्छेद 22 जो है उसके बारे में बात कर लें। 21 के बारे में बात कर लेते हैं, कल भाई ने कहा था 21, तो अनुच्छेद 21 के बारे में ये देखो, यहाँ देखो, ध्यान दो, ये 21 के अनुच्छेद है। ये कहता है 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 के, कल हमने इस बारे में बात करी थी, बोलो याद, कोई दिक्कत, किसी को डाउट हो तो बताओ मुझे। अनुच्छेद 21 के पश्चात अनुच्छेद 22 को चलते हैं। अनुच्छेद 22 ये भी इसी का भाग है और ये क्या कहता है ये समझ लीजिए। अगर किसी व्यक्ति को, इसकी कौन सा कंडीशन है, पहली कंडीशन ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है तो उसे गिरफ्तार करने वाला अधिकारी इस विषय में सूचना देगा या कारण बताएगा कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया गया है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, 24 घंटे के अंदर दंड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। पहले में हो गया कारण, दूसरे में हो गया 24 घंटे के अंदर दंड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। और तीसरा कारण हो गया अपनी इच्छा के वकील से, अपनी इच्छा का वकील करने की अनुमति होगी, माने अपनी इच्छा के लॉयर से वो सलाह कर सकता है, एडवाइस दे सकता है। ये 3 के 3 अमेंडमेंट अनुच्छेद 22 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसके पास कानूनी अधिकार है। अब इसके पश्चात हम मौलिक अधिकारों के तीसरे पॉइंट पर चलेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 2 हो गए बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे में, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 2 पॉइंट है इसके अंदर, ज्यादा काम रह नहीं गया है, थोड़ा ही काम रह गया। तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या कहता है आपसे? इसका जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को शारीरिक, दैहिक, मानसिक आधार पर शोषण नहीं किया जाएगा। माने क्या? खरीद करो। पहले बात में थी ना कि आदमी खरीदते बेचे जाके, ये नहीं कह सकता है। इसके आधार पर किसी व्यक्ति को बाध्य मजदूर नहीं बनाया जा सकता, बाध्य नहीं कर सकते कि आपको मेरे यहां काम करना ही करना है, उसकी इच्छा है नहीं करना। इसके आधार पर किसी व्यक्ति को मानक कार्य वैल्यू से कम पैसा आप नहीं दे सकते। अगर मानक मजदूरी है उससे कम देते हैं तब भी उसका शोषण होगा, और इसी के अंदर आएगा पहले पार्ट के अंदर। क्लियर? इसी में जो दूसरा पार्ट है वो ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का
फैक्ट्री में, खान में, खादान में, कारखानों में श्रम निषेध है। माने 14 वर्ष के कमाई के बच्चे को यहाँ कार्य के लिए बाध्य अथवा उससे यहाँ काम नहीं किया जा सकता, ये कहता है इसका दूसरा शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध खत्म होते ही आपका मौलिक अधिकार 3 खत्म हो गया। अब चलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है बच्चों, 3 मौलिक अधिकार हो गए। चौथे की ओर चलते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। छह मौलिक अधिकार है। चौथे मौलिक अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं हम दीपांशु। यस सर। चौथा मौलिक अधिकार कह रहा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार जो है हमारे पास चल पड़े, हम पहले में इसमें आएंगे, हम 23 से स्टार्ट कर देंगे। अनुच्छेद 25 से, अनुच्छेद 25 से 28 तक हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत क्या है कि कोई व्यक्ति भी, अगर हम अनुच्छेद 25 की बात करें, अनुच्छेद 25 कहता है किसी व्यक्ति को कोई भी धर्म स्वीकार करने की अनुमति है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, ये आपसे अनुच्छेद 25 कह रहा है। हाँ, नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं, किसी से कोई परमिशन नहीं, कोई कानूनी वैधानिक कोई किसी प्रकार की अनुमति नहीं। आपकी इच्छा है, आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं, बशर्ते आपसे वो किसी दबाव में ना लिया जाए। इससे अगला अनुच्छेद 26, अगर आप किसी धर्म को मानते हैं तो उस धर्म के अनुसार आप संस्थाओं का गठन या संस्थाएं बना सकते हैं, बस गैर कानूनी ना हो, देश विरोधी ना हो, धार्मिक संस्थाओं का गठन कर सकते हैं, ये भी आपको कहता है। ठीक है। अनुच्छेद 27, धार्मिक प्रचार का समर्थन करता है। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, किन्हीं भी आधारों पर, किन्हीं बातों को आधार बनाकर आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं। यहाँ एक कंडीशन है, कोज है, एक चीज लगी है, और वो कंडीशन कोज ये है कि जिन संस्थाओं को राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार पोषण प्रदान कर रही है, आप उन संस्थाओं में धर्म का प्रचार और प्रसार नहीं कर सकते। बात समझ में आई? जैसे हमारे स्कूल कॉलेज, जो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज जैसे पोषण ले रहा है सरकार से, तो वहां किसी प्रकार के धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, ये बात का समर्थन करता है। बोलो समझ में क्या? ठीक है। तो धर्म का अधिकार का पॉइंट खत्म हो गया, धार्मिक अधिकार। अब अगला पॉइंट चल पड़ा संस्कृति का संरक्षण, 5वां, संस्कृति का संरक्षण। स्पेशली ये अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया। इसमें 2 पॉइंट है महत्वपूर्ण। इसमें एक कहा गया कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक कौन है भारत में? जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, इन सबको अल्पसंख्यक माना गया। तो अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति के संरक्षण और अपनी भाषा के संरक्षण और अन्य संरक्षण के आधार के लिए अपनी वित्तीय संस्थाओं को बना सकते हैं और सरकार से उन्हें निरंतर वित्तीय मदद मिलेगी। जैसे हमारे यहाँ पास में ही एक मुस्लिम इंटर कॉलेज है, वो अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज है, सरकार से पोषण मिलता है और अपनी संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण का ये बिंदु उसका समर्थन करता है। ठीक है। इसका दूसरा बिंदु ये कहता है कि सभ्यता संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग के किसी व्यक्ति को किसी संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। 2 बिंदु इसके हो गए। एक बिंदु मैंने बताया, किसी व्यक्ति को किसी संस्था में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। दूसरा ये कि ये लोग अपने संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के लिए अपनी संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं, जिन्हें सरकार से निरंतर पोषण मिलता रहेगा। 2 पॉइंट आपके आगे सभ्यता और संस्कृति में संरक्षण के लिए। अब अंतिम और महत्वपूर्ण पॉइंट क्यों चल रहे बच्चों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 6वां पॉइंट। संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
कई सवाल यहां से बनेंगे। एक तो यही बन रहा, ये अनुच्छेद 32 में पूछ लिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार, मौलिक अधिकारों के छठे भाग को, जो अनुच्छेद 32 में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा। एक्सेप्टेड सवाल है, तो पूछ लिया एग्जाम पूछ लिया कि किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा, तो अनुच्छेद 32। पॉइंट पूछ लेता है कि कौन सा अधिकार है, कौन से अधिकार को आपको 3-4 चीजें उठा के दे देगा और फिर आपको सोचना पड़ेगा कैसे। तो ये ठीक है, आर्टिकल 32 या संवैधानिक उपचारों का, मोस्टली एग्जाम में मैंने देखा है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार लिखा है ऑप्शन में। आर्टिकल 32 ये पूछ ले किसके अंतर्गत है, दोनों सवाल घुमा फिरा के रख सकता है, तो आपको ये मान चीजें जान के चलनी पड़ेगी। ठीक है, अब संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में याचिका करने का अधिकार है, और उस याचिका के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा आपको 5 बिंदु दिए जाएंगे। इन 5 बिंदुओं के तहत आप के फेवर में उच्चतम न्यायालय अपना आदेश या परम आदेश करेगा। ठीक है, इसी के अंतर्गत 5 बिंदु है। उन 5 बिंदु में सबसे पहला जो बिंदु है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसी का चल रहा बच्चों, यस सर। और इसी का पहला आ गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या कहता है आपसे बंदी प्रत्यक्षीकरण? बंदी प्रत्यक्षीकरण ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को किन्हीं कानूनी धाराओं में गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 24 घंटे के अंदर। और फिर जैसे ही बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश जारी होगा उच्चतम न्यायालय द्वारा, अगर किसी व्यक्ति को नहीं किया गया तो उस व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी भी न्यायालय में और किसी भी स्थान पर प्रस्तुत करना पड़ेगा। फिर उच्चतम न्यायालय जब ऐसा नहीं होता तो वो व्यक्ति अपनी याचना दायर करता है उच्चतम न्यायालय में, और उच्चतम न्यायालय अपना आदेश जारी करता है और कहता है कि इस व्यक्ति को हमारे द्वारा मनोनीत न्यायालय में हमारे द्वारा दिए गए समय के अंतर्गत आप प्रस्तुत करें। ये जो है पहला कंडीशन है जिसे कहा गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसी का दूसरा जो कानून है वो है परम आदेश। उच्चतम न्यायालय जब उच्चतम न्यायालय के पास याचना याचिका पहुंचती है तो वो ये पहुंचती है कि प्रत्यक्ष व्यक्ति, फला व्यक्ति संवैधानिक अधिकारों के तहत अपने कार्य को नहीं कर रहा है, वो फला कार्य में जो है बाधा डाल रहा है, ये संवैधानिक अधिकारों पर उस कार्य को कर दे रहा है। तो तब उच्चतम न्यायालय जो है उस व्यक्ति के जो सामाजिक कार्य को में अवरोध या बाधा डाल रहा उसके सामने परमादेश डालता है, उसे कहता है कि आप इस कार्य में किस कारणों से बाधा डाल रहे हैं ये बताओ, और इस कार्य को तय समय सीमा के अंतर्गत आपको करना है। ये आ जाएगा परम आदेश के अंदर, यानी अपने काम को तय सीमा के अंदर ही करना है। अगला है परिच्छेद लेख। क्या कहता है परिच्छेद लेख? परिच्छेद लेख ये कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति अपने पद अथवा सीमा से बाहर जाकर, अपने अधिकारों से बाहर जाकर किसी कार्य को करता है तो उच्चतम न्यायालय उस व्यक्ति से कारण बताओ नोटिस जारी करता है। उससे पूछता है कि जिस कार्य को करने की आपकी क्षमता नहीं, जो कार्य आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप उसे कर कैसे रहे, आप मुझे कारण बताओ। और जब तक आप मुझे कारण नहीं बताते तब तक आपको इस पद से आपके कार्य के लिए वंचित किया जाता है। जैसे ही आप कारण बता देंगे आप अपनी सीमा से बाहर कैसे कार्य कर रहे तो आपको बाल कर दिया जाएगा। उत्प्रेक्षण, हाँ, मतलब कोई भी अपनी सीमा से बाहर जाओ उसके लिए ना हवलदार दोषी ना कोई, जो भी अपनी सीमा से बाहर जाएगा, अपनी सीमा से बाहर का कार्य करेगा जो उसका अधिकार ही नहीं है तो उसे परिच्छेद लेख के अंतर्गत डाला जाएगा। ठीक है, उत्प्रेक्षण, उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों को आदेश जारी करता है कि आपकी अदालत में जो मामला लंबित है आप उसे हमारे न्यायालय की ओर प्रेषित कर दें, आप उसे हमारे न्यायालय में भेज दें, इस मामले में आप कोई फैसला ना दें
ये इस घटना को या इस पॉइंट को हम उत्प्रेक्षण कहते हैं। ये भी संविधान उपचारों का अधिकार के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें यह कहा जाता है कि आप जो है इस विषय को उच्चतम न्यायालय की ओर प्रेषित कर दें, इस पर कोई अपना विचार प्रस्तुत ना करें। और अंतिम जो है अधिकार प्रक्षालेख, पांचवा और अंतिम पॉइंट है वो है अधिकार प्रेक्षालेख। उच्चतम न्यायालय किसी विषय पर निचली अदालतों को अपना फैसला सुनाने से बाधित कर देता है। उच्चतम न्यायालय कहता है कि उक्त विषय पर आप अपना कोई फैसला ना सुनाएं। इस विषय को हमने अपने संज्ञान में ले लिया है और इस विषय पर आप अपना कोई फैसला न सुनाएं। ये आखिरी पांचवा बिंदु है। हम चल रहे थे भाग 3 के अंतर्गत, और भाग 3 के अंतर्गत भी हमने अंतिम संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात कर ली। कल हम बात करेंगे, इसी पॉइंट पर थोड़ा सा पॉइंट रह गया, कल बात करेंगे कि अगर मौलिक अधिकार है तो उन्हें किस प्रकार से चुनौती दी जा सकती है और किन किन विषयों पर अब तक मौलिक अधिकारों को चुनौती दी गई है। कल इस बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आज क्लास आपके लिए उपयोगी रही होगी। यहाँ तक की क्लास आपने ध्यान से देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।